नमस्कार, योर मनी में आपका स्वागत है। मैं हूं कविता थपलियाल। इंश्योरेंस में अक्सर लोग इन्वेस्टमेंट को ध्यान में रखकर पैसे डालते हैं। के जरिए छोटी अवधि में मोटा रिटर्न कमाना चाहते हैं, हेल्थ कवर ले लेते हैं पर टर्म कवर लेना भूल जाते हैं। योर मनी में आज हमारा फोकस होगा इंश्योरेंस पर और आज जो मेरे साथ है अपनापैसा.com के CEO हर्ष रुंगटा। हर्ष, आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं और अब देखते हैं सबसे पहले आज योर मनी में क्या है खास। चार्जेस ज्यादा होने से क्या यूलिप प्लान से बाहर निकल जाने में ही है समझदारी? क्रिटिकल इलनेस कवर होने के क्या है फायदे? साथ ही बताएंगे निवेश के लिहाज से क्या इंश्योरेंस कम इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को चुनना चाहिए। इन सब पर होगी डिटेल में चर्चा। तो आइए शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले के साथ और हमारे पहले दर्शक गैंगटॉक से कुणाल कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर है। नमस्कार कुणाल, सवाल पूछिए। हाँ, गुड इवनिंग मैडम। जी मैडम, मैं जो इंडियन किया हूँ इसी के बारे में, इसका फ्यूचर कैसा है, ये क्या है, ये सही है कि नहीं, सही दिशा में जा रहा है कि नहीं, ये पॉलिसी। ठीक है हर्ष, इनकी पॉलिसी की डिटेल्स हमारे पास है। इन्होंने दो आईसीआईसीआई से इंश्योरेंस पॉलिसीज ली हुई, आईसीआईसीआई प्रू गारंटी सेविंग इंश्योरेंस प्लान और आईसीआईसीआई प्रू लाइफ स्टेज वेल्थ 2 और इसके अलावा एचडीएफसी यूनिट लिंक्ड यंग स्टार पॉलिसी भी है इनके पास। तो मेरे ख्याल से 2 यूलिप है और एक ट्रेडिशनल प्लान है। तो बताएं किस तरह की रणनीति इन्हें अपनानी चाहिए। इन्होंने मेरे ख्याल से इन्वेस्टमेंट समझ के ही यहाँ पर पैसे लगाए हैं इंश्योरेंस में। हाँ, तो अब ये कुणाल जी तीनों पॉलिसीज आपने ऑलरेडी ले रखी हैं, तो अब इसका नज़रिया थोड़ा सा अलग होगा। जहाँ तक आपका पहला पॉलिसी है आईसीआईसीआई प्रू गारंटीड सेविंग्स इंश्योरेंस प्लान, ये एक ट्रेडिशनल प्लान है, बहुत पुराना नहीं है। यानी शायद आपको एक ही प्रीमियम शायद आपने अभी तक दिया होगा। इसमें गारंटीड रिटर्न में करीबन रफली 3% का रिटर्न छूटेगा। उसमें अगर आप ऐड कर दें थोड़ा सा जो है बोनसेस, तो शायद उससे ज़्यादा भी रिटर्न हो सकता है। लेकिन इवन अगर आप इस पॉलिसी को सरेंडर कर देते हैं, और आज का सरेंडर वैल्यू इसका कुछ भी नहीं है, 0 है, लेकिन मेरे ख्याल से गोइंग फॉरवर्ड इसको आपको सरेंडर करने में ही ठीक रहेगा, क्योंकि शायद एक ही साल आपका बीता होगा। जहाँ तक प्रू लाइफ स्टेज वेल्थ 2 का सवाल है और एचडीएफसी लिंक्ड यंगस्टार का सवाल है, दोनों ही यूलिप्स हैं। इसमें दोनों में जहाँ तक चार्जेस का सवाल है, मेरे ख्याल से प्रू लाइफ स्टेज में ज़्यादातर चार्ज आप दे चुके हैं। अब उसमें अलोकेशन चार्ज नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज जो है 0.10% है। तो अब आपको ये देखना है कि जो भी फंड आपने चुना है उसका परफॉर्मेंस कैसा है। तो आपको पता है आपने कौन सा फंड चुना है? नहीं सर, ये नहीं पता। हाँ, तो ये आपको फंड का परफॉर्मेंस देखना चाहिए। तो आप अगर फंड का परफॉर्मेंस अच्छा है तो इसमें कंटिन्यू करिए। अगर फंड का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है तो आप इसको डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। इसमें एक छोटा सा डिसकंटिन्यूएशन चार्ज लगेगा, पैसा इसका आपको 5 साल बाद में ही मिलेगा। सिमिलरली यंगस्टार में भी वही बात है कि चार्जेस आपके लग चुके हैं, फंड आपने कौन सा चुना है उसके बेसिस पर देखना होगा। लेकिन यंगस्टार के जो फंड्स हैं उसके जो अगर आपने इक्विटी वाला फंड चुना है तो उसका परफॉर्मेंस उसके बेंचमार्क के मुकाबले इतना अच्छा नहीं है, तो शायद उसको सरेंडर करने में ही आपको फायदा होगा। तो यहाँ पर आपके लिए सलाह यही निकल कर आ रही है कि आईसीआईसीआई प्रू गारंटीड सेविंग से आपको तुरंत निकल जाना चाहिए और बाकी दो यूलिप्स हैं आपके पास, आपकी फंड की परफॉर्मेंस के हिसाब से ही आप कॉल लें कि आपको निकलना है या बने रहना है। लेकिन हर्ष, यहाँ पर एक सवाल तो ये आता है कि यूलिप में अमूमन हम जो है लंबी अवधि में बने रहने की सलाह देते हैं। अगर आप कह रहे हैं कि इन्हें निकलना चाहिए तो किन केसेस में यूलिप पॉलिसीज में निकलने की सलाह आप देंगे? जैसे मैंने कहा, एक बार आप चले गए, चार्जेस जो दे दिए उनको भूल जाएं। अब फ्यूचर में क्या चार्जेस लगने हैं वो देखिए। सरेंडर करेंगे तो सरेंडर चार्ज क्या लगेगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट लंबी अवधि के लिए क्यों कहते हैं कि फंड परफॉर्मेंस अगर अच्छा होगा तो रिटर्न मिलेगा। तो आप फंड परफॉर्मेंस जो ऑलरेडी हो चुका है उसको बेंचमार्क से कंपेयर करिए, और स्पेशली जो पुराने यूलिप्स हैं जहाँ पे 2 साल 3 साल
4 साल बीत चुके हैं, तो पुराना फंड परफॉर्मेंस जो है आपके वेबसाइट पे भी मिलता है, मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे भी फंड परफॉर्मेंस आपको मिलेगा। तो अपना फंड का परफॉर्मेंस देखिए, अगर फंड का परफॉर्मेंस अच्छा है, चार्जेस कम है तो कंटिन्यू करिए, लेकिन अगर फंड का परफॉर्मेंस ही अच्छा नहीं है तो लंबे समय में भी आपको फायदा कैसे होगा। तो आई थिंक दैट वो एक आपको देखना होगा और उस बेसिस पर रहना है कि निकलना है, ये चूज करना होगा। तो फंड के परफॉर्मेंस को यहाँ पर ट्रैक करने की जरूरत है। बढ़ते हैं अगले दर्शक की ओर। यहाँ पे KL मीना हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। गुड इवनिंग, अपना सवाल पूछिए। गुड इवनिंग मैम, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मेरा बजाज अलायंस का यूलिप का प्रोडक्ट है मेरे पास। उसमें मेरे पास 2 प्रोडक्ट है। एक में मैंने 1 टाइम प्रीमियम पे किया था 10,000 2008 में। ठीक है। दूसरा जो पॉलिसी था वो मैं रेगुलर पे कर रहा हूँ 10,000 पे कर रहा हूँ 2007 से, यानी 7 प्रीमियम पे कर चुका हूँ मैं। ठीक है। अभी मैं वहां से पेमेंट लेना चाह रहा हूँ, तो क्या मुझे पेमेंट ले लेना चाहिए? मैंने पेमेंट के लिए पता किया तो मुझे तो मेरा प्रिंसिपल भी नहीं दे पा रहे वो। तो मैं चाह रहा हूँ क्या मुझे विड्रॉ करना चाहिए या कंटिन्यू करना चाहिए? यहाँ पर आपकी पॉलिसीज के नाम जानना चाहेंगे हम। बजाज कैपिटल गेन, बजाज यूलिप करके है यूलिप। नहीं, यूलिप तो मीना जी टाइप की पॉलिसी हुई, एग्जैक्टली प्रोडक्ट कौन से हैं, उसके बहुत से प्रोडक्ट्स हैं, तो आपने कौन सा प्रोडक्ट लिया था और कौन सा फंड में पैसा लगा है वो आपके पॉलिसी डॉक्यूमेंट पर एक्चुअली होगा। जी, वो पॉलिसी में उसमें इक्विटी में लिखा हुआ उन्होंने। नहीं तो वो आपका फंड है, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। तो यहाँ पे बेसिकली यूलिप प्लान है इनके पास, आपके पास यूलिप प्लान है। तो आई थिंक मीना जी और आपके जरिए में दूसरे लोगों से भी यही कहना चाह रहा हूं कि ये जरूरी नहीं है कि आपका जितना पैसा आपने लगाया है वो नहीं मिल रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि फंड का परफॉर्मेंस खराब है। हो सकता है कि चार्जेस बहुत हाई है, क्योंकि आपने स्पेसिफिक प्लान नहीं बताया इसलिए हम बता नहीं पा रहे हैं। हो सकता है कि आपका फंड का परफॉर्मेंस ठीक रहा हो। आपने कहा इक्विटी है, बजाज अलायंस की कई इक्विटी फंड्स के, उनके यूलिप के अंडर में एक आध इक्विटी फंड्स के परफॉर्मेंस अच्छे रहे हैं, लेकिन चूंकि चार्जेस हाई होंगे उस पर्टिकुलर प्लान में, इसलिए हो सकता है कि आपने जितना पैसा डाला है उतना भी वापस नहीं दे रहे हैं। लेकिन चार्जेस तो लग गए, अब कुछ भी करने से फायदा नहीं है। अब स्पेसिफिकली आपको यह देखना चाहिए कि आगे कितने चार्जेस लगेंगे। अगर आप रहते हैं, अब आपके पास 2 चॉइस है, अपना पैसा निकाल ले या इसमें कंटिन्यू बने रहें, और थर्ड ये है कि इसमें कंटिन्यू इन्वेस्ट भी करते रहें, जो पहली पॉलिसी है। तो उसके लिए आपको एग्जिस्टिंग फंड परफॉर्मेंस देखना होगा कि बेंचमार्क के सामने आपके तो दोनों ही यूलिप्स पुराने हैं, 3 साल का उसका परफॉर्मेंस क्या रहा है, 5 साल का परफॉर्मेंस क्या रहा है, और अब आगे चल के क्या चार्जेस हैं। जो पहले चले गए वो चले गए। तो ये डिसीजन इस तरीके से न लें कि मैंने 70,000 भरे हैं मुझे 66,000 ही मिल रहे हैं, मैंने 10,000 भरे हैं मुझे 8,500 ही मिल रहे हैं। हो सकता है आपका फंड परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, लेकिन चार्जेस की वजह से आपको उतने पैसे भी वापस नहीं मिल रहे हो, लेकिन फ्यूचर में मिल जाए अगर फंड परफॉर्मेंस अच्छा रहा हो तो मेरे ख्याल से आप फंड परफॉर्मेंस देखिए। और सेकंड एक ये चीज हम हमेशा से इस प्रोग्राम में कहते रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट करना है तो इंश्योरेंस पॉलिसीज में मत करिए, बिकॉज उसमें चार्जेस लगते हैं। अपना इंश्योरेंस अलग रखिए, इन्वेस्टमेंट अलग रखिए। तो पास्ट पॉलिसीज के लिए तो स्पेसिफिकली फंड परफॉर्मेंस देख के डिसाइड करिए, लेकिन कम से कम फ्यूचर में प्लीज अपना इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को प्लीज आप मिक्स मत करिए। बिल्कुल, यही सलाह हम अपने दर्शकों को हर बार लगातार देते रहते हैं योर मनी में। चलिए फिलहाल योर मनी में वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा सवाल जवाब का सिलसिला, आप बने रहिए हमारे साथ। मनी में आपका फिर से स्वागत है। आज हमारा फोकस है इंश्योरेंस पर। सवालों के जवाब दे रहे हैं हर्ष रुंगटा। तो लेते हैं दर्शक का सवाल। यहाँ पे मुंबई से हमारे साथ नीलेश हैं फोन लाइन पे। नमस्कार, सवाल पूछिए नीलेश। हेलो नीलेश, सवाल पूछ सकते हैं आप। जी, मेरा सवाल ये था कि इंडियन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो
हेल्थ प्लान है वो जेन्युइन है क्या, और वो अपना ट्रेडिशनल मेडिक्लेम से कंपेयर किया जाए तो कैसा होता है? आप लेने की सोच रहे हैं कोई हेल्थ प्लान, या उन्होंने आपको अप्रोच किया है? एग्जीक्यूटिव ने अप्रोच किया था ये प्लान के लिए, तो वो बता रहे थे कि इसमें भी वही बेनिफिट्स है जो मेडिक्लेम में मिलते हैं। ठीक है, जरूर। हर्ष, क्या लगता है क्या करना चाहिए यहाँ पर नीलेश को? इंडियन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से इन्हें कॉल्स आ रही है, तो क्या? आई थिंक क्लियरली नीलेश जी, जहाँ तक इंडियन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। प्रिवेंटिव हेल्थ वगैरह के इनके टाइप्स हैं डायग्नोस्टिक सेंटर्स के साथ, लेबोरेटरीज के साथ, डॉक्टर्स के साथ, और इनका जो प्लान है वो उस चीज के लिए, वो सर्विसेज यूटिलाइज करने के लिए है। वो आपको इनके नेटवर्क के थ्रू अगर आप करेंगे तो ये सब चीजों का जो चार्जेस है कम लगेगा। इंश्योरेंस प्लान नहीं है, इंडियन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इंश्योरेंस कंपनी नहीं है, तो इसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है मेडिक्लेम से। ये तो एक नेटवर्क है डॉक्टर्स का, लेबोरेटरीज का और डायग्नोस्टिक सेंटर्स का, जहां जिसके थ्रू आपको अच्छा प्लान है कि उसके थ्रू आपको एक नेटवर्क का सपोर्ट मिलता है और अच्छे रेट्स पे मिलता है, लेकिन मेडिक्लेम प्लान नहीं है। तो अगर आपको कोई एग्जीक्यूटिव कह रहा है कि ये मेडिक्लेम प्लान जैसे बेनिफिट्स दे रहा है, तो वो क्लियरली मिससेल है। आप इनकी वेबसाइट पे जाइए, आपको क्लियर हो जाएगा कि इसका मेडिक्लेम से कोई लेना देना नहीं है, ये इंश्योरेंस प्लान नहीं है। तो ये कोई एग्जीक्यूटिव लेवल पे क्लियरली मिससेल आपको हो रहा है। और मेडिक्लेम आप लीजिए, ये प्लान लेना है तो आप लीजिए, बिकॉज ये आपके एक अलग चीज के लिए आपको हेल्प करेगा। और हो सकता है कि अगर इस जो भी डायग्नोस्टिक आप यहाँ करवाएं और उसके वजह से हॉस्पिटलाइजेशन होगा, तो अगर आपके पास मेडिक्लेम प्लान होगा दूसरी कंपनी का, उसके तहत ये पैसे रीइंबर्स हो सकते हैं। जस्ट लाइक कोई और डायग्नोस्टिक सेंटर से करो तो भी रीइंबर्स हो जाते, लेकिन इसका इंश्योरेंस से कोई लेना देना नहीं है। हर्ष, इस तरह की मिससेलिंग से कैसे बचना चाहिए? खैर, ये तो सिंपल है कि अगर जैसे ही आपको मतलब ये मिससेलिंग से बचने का तो एक ही तरीका है कि इसके नाम से ही विदित होता है कि ये इंश्योरेंस कंपनी नहीं है। अगर कोई भी इंश्योरेंस कंपनी होगी तो उसके नाम में कम से कम इंश्योरेंस वर्ड तो होगा। तो ये क्लियरली है कि इंडियन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्लियरली इंश्योरेंस कंपनी नहीं हो सकती। तो ये पर्टिकुलर मिससेल पकड़ना तो इजी है। बाकी तो जब डॉक्यूमेंट आपके पास आएंगे उस समय कई बार हमने क्लाइंट्स को कहा है कि आप प्लीज अपना डॉक्यूमेंट पढ़ने का 5 मिनट दीजिए। जो भी आपको प्रॉमिस की गई है, अगर वो राइटिंग में आपको नहीं दिख रहा है तो क्लियरली उसमें मिससेल कुछ हो रहा है और उस पर तुरंत एक्शन लीजिए। इंश्योरेंस पॉलिसी है तो कई कंपनीज इवन नॉन लाइफ में भी आपको जो है फ्री लुक पीरियड देते हैं, जिसमें आप वापस दे सकते हैं और आपके पैसे कुछ कट कर आपको बाकी पैसे आपको अपना प्रीमियम वापस मिल सकता है। अगर कोई हेल्थ कवर यहाँ पर नीलेश को लेना हो तो कितने तक का लेना चाहिए और कहाँ से लेना चाहिए? तो खैर कितने का लेना चाहिए वो तो इनकी स्थिति पर डिपेंड करेगा कि आपकी इनकम लेवल्स क्या हैं, परिवार का जिनको जिनको कवर करना है आपको उनके हेल्थ पोजीशन क्या है। बट कम से कम आज की महंगाई को देखते हुए कम से कम 3 से 5 लाख का कवर तो आपको लेना ही चाहिए नॉर्मली। और कहाँ से लेना चाहिए तो बहुत से कवर मिल सकते हैं, आपकी उम्र के हिसाब से, आपकी एग्जिस्टिंग हेल्थ के हिसाब से किया जा सकता है। एक आजकल ये बैंकों में जो है कई ग्रुप कवर्स मिल रहे हैं। इसमें एक खास मेंशन करना चाहूंगा, बैंक ऑफ बड़ौदा में एक कवर है नेशनल इंश्योरेंस के साथ में उन्होंने निकाला है। ज्यादा बेचते नहीं, आपको बार बार मांगना पड़ेगा उनके पास जाकर। वो अच्छा कवर है वहां का और प्राइस भी बहुत उसकी रीजनेबल है, तो वो कवर आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और लेते हैं अगला सवाल। यहाँ पर नितिन ने हमें ईमेल भेजा है। हर्ष, इन्हें अपने लिए बेसिकली एक क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी चाहिए 15 लाख तक की। जानना चाहते हैं कौन सी पॉलिसी ले और क्या उस पॉलिसी में हस्बैंड वाइफ दोनों कवर हो सकते हैं और कौन कौन सी बीमारियां पॉलिसी में कवर की जा सकती हैं। तो बहुत ही अच्छा सवाल किया है नितिन ने, वेरी फ्रैंकली।
क्योंकि 3 चीजें इन्होंने पूछा है कि किसको कवर करना चाहिए, मुझे, मेरी वाइफ को। तो अगर आप दोनों काम करते हैं तो एक तो अनलाइक लाइफ इंश्योरेंस जहां पे कहीं कहीं जॉइंट कवर्स अवेलेबल हैं, क्रिटिकल इलनेस में हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक कोई जॉइंट कवर अवेलेबल मेरे ख्याल से तो नहीं है, या एटलीस्ट सफिशिएंट क्वांटिटी में तो क्लियरली अवेलेबल नहीं है। 15 लाख का तो कोई जॉइंट कवर नहीं है। क्रिटिकल इलनेस लेना क्यों चाहिए? क्रिटिकल इलनेस और मेडिक्लेम 2 अलग अलग कवर्स है। मेडिक्लेम इसलिए होता है कि अगर आप हॉस्पिटल में भर्ती हो, आप या आपकी फैमिली के कोई मेंबर जिनके हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा आपको भुगतना है, तो वो खर्चे को वो रीइंबर्स करें। क्रिटिकल इलनेस इसलिए होता है कि अगर ऐसी कोई बीमारी हो जाए जिससे आपकी कमाने की क्षमता कम हो जाए, भगवान ना करे आपको अगर पैरालिसिस हो जाता है, तो उसकी वजह से अगर आप हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं तो हॉस्पिटल का खर्चा मेडिक्लेम दे देगा। लेकिन अब पैरालिसिस हो गई तो हो सकता है कि आपका जॉब चला जाए, हो सकता है आपके बिजनेस की इनकम कम हो जाए, उसको कॉम्पनसेशन करने के लिए आपको एक लमसम चाहिए, और ये जो एम है ये क्रिटिकल इलनेस पूरा करता है। उस तरीके से देखें तो करीबन आपकी जो इनकम है सालाना, उसके 10 से 12 टाइम का क्रिटिकल इलनेस आपके पास होना चाहिए। कहां से लें? अब ये ऑनलाइन भी मिलने लग गई है। अवीवा की एक पॉलिसी है सिक्योर, अवीवा सिक्योर हेल्थ कवर, इसको ऑनलाइन लीजिए। टर्म प्लान के साथ में भी आप दोनों को अलग अलग ले सकते हैं, लेकिन कन्वीनियंटली एक ही बार में आप जो है इसका मेडिकल कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आप वो पॉलिसी को देखेंगे और इनफ लीजिए। शायद 15 लाख इनफ नहीं हो, आपकी इनकम नहीं पता है, बट एक एज अ रूल ऑफ द थंब करीबन 10 गुना आपकी इनकम का आपको क्रिटिकल इलनेस भी होना चाहिए। यहाँ पर राइडर लेने में समझदारी है या पॉलिसी लेने में समझदारी है? तो राइडर में एक इशू ये आती है कविता कि फर्स्टली ऑनलाइन टर्म पॉलिसीज में राइडर अवेलेबल नहीं है। एक पॉलिसी में राइडर अवेलेबल है, बट वो एक्चुअली क्रिटिकल इलनेस राइडर नहीं है, वेवर ऑफ प्रीमियम राइडर है, तो अवेलेबल नहीं है। ऑफलाइन पॉलिसीज में अवेलेबल है राइडर, बट द अमाउंट जो आपको मिलती है वो बहुत कम मिलती है। और जैसे मैंने कहा, क्रिटिकल इलनेस उतनी ही चाहिए जितनी लाइफ इंश्योरेंस चाहिए, तो आपकी जरूरत पूरी नहीं होगी। प्लस चूंकि बेस पॉलिसी महंगी है तो ओवरऑल इंश्योरेंस कॉस्ट आपका बढ़ जाएगा, इसलिए सेपरेटली लेना मेरे ख्याल से बेटर है। और ऑनलाइन अब ये जो पॉलिसी आई है ये प्रिटी मतलब अच्छे, इसकी रेट भी अच्छी है और अमाउंट भी आपको 50 लाख तक मिल जाती है, तो ये मेरे ख्याल से देखना चाहिए कस्टमर्स को। चलिए, बिल्कुल इसी के साथ योर मनी में फिलहाल वक्त है ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी जारी है हमारा सवाल जवाब का सिलसिला। आप बने रहिए हमारे साथ। योर मनी में आपका फिर से स्वागत है। आज हमारा फोकस है इंश्योरेंस पर। सवालों के जवाब दे रहे हैं अपना पैसा.com के हर्ष रुंगटा। लेते हैं अगला सवाल। हमबीर सिंह का मथुरा से हमें ईमेल आया है, और हर्ष एक टिपिकल केस है इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट का। इनकी जो आय है सालाना 9 लाख रुपए है और 41 साल के हैं ये। इन्होंने इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट समझ के कुछ पॉलिसीज में यहाँ पर पैसे लगाए हुए हैं, जिसमें से एक तो है न्यू जीवन श्री पॉलिसी, और उसके बाद है वेल्थ प्लस यूलिप प्लान इनके पास है, और तीसरा है फ्लेक्सी प्लस यूलिप प्लान। जानना चाहते हैं कि क्या ये इन पॉलिसीज में बने रहें या निकल जाएं। तो जहां तक न्यू जीवन श्री का सवाल है, इट इज अ ट्रेडिशनल पॉलिसी, ऑलरेडी 11 साल इनको हो चुके हैं। अब इसको बंद करने में फायदा नहीं है, इसमें प्लीज बने रहिए। अब इसका रिटर्न जो है कम से कम मेरे ख्याल से 8.5-9% मिलेगा, तो अब इसमें बना ही रहना चाहिए। डेट इन्वेस्टमेंट मानिए इसको। जहां तक दूसरी 2 पॉलिसीज है, वेल्थ प्लस है, इसमें इन्होंने हाईएस्ट एनएवी गारंटीड फंड में लगाया है। फंड के परफॉर्मेंस कोई अभी तक अच्छा नहीं रहा है। एक फ्लेक्सी प्लस है, वो भी यूलिप प्लान है, उसका भी फंड का परफॉर्मेंस जो इन्होंने चुना है उसका भी फंड का परफॉर्मेंस कोई बहुत अच्छा नहीं रहा है। तो दोनों ही केसेस में मेरे ख्याल से इनको इसको सरेंडर करने में ही फायदा होगा। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हर समय निकाल कर तमाम सवालों का जवाब आज देने के लिए। धन्यवाद। और योर मनी में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।